अशेषकाय प्रस्थानशेषान् औस्तुक्यमोह अरितिजदान यो पूर्ववैद्याय नमस्तु तस्मै। श्री सद्गुरु रामचंद्र पुटी महाराजाय नमः। श्री सद्गुरु माधवनाथ महाराजाय नमः। श्री सद्गुरु आनंदनाथ महाराजाय नमः। समीराय नमः। आदौ रोगम परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिसमें कहा गया है कि सबसे पहले बीमारियों की आप किसी व्याधि का आप निदान करें, उसके बाद उसकी चिकित्सा के लिए प्रवृत्त हो जाए। लेकिन आज के काल में, आज के प्रेजेंट एरा में मुझे लगता है इस सूत्र को थोड़ा सा हमें बदल कर लिखना चाहिए या बदल कर सोचना चाहिए। लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोचना चाहिए। वो इस तरह आदौ रोगम आयुर्वेद विधिना परीक्षेत ततो अनंतरम सिद्धि। मतलब अगर आज हम आयुर्वेद विधि से बीमारी का निदान करेंगे तो हमें व्याधियों में जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा के लिए शुद्ध आयुर्वेद निदान ही होना चाहिए। तो इसी बात को ख्याल रखते हुए हमने ये आइडियल आयुर्वेद हिस्ट्रिक टेकिंग के लेक्चर्स का सीरीज चालू की थी। तो मैं वैद्य पंकज जोगी आप सभी का स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र नागपुर से। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था हाउ टू टेक आयुर्वेदिक हिस्ट्री में पेशेंट को सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उनसे जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। इसको ये आगे बढ़ाते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं अग्नि परीक्षा कैसे की जाती है और हेतुओं का ज्ञान कैसे किया जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है सर्वे रोगापि मंदाग्नो, सभी बीमारियां मंद अग्नि से या विकृत अग्नि से उत्पन्न होती है। तो इस अग्नि का ज्ञान हमें कैसे होना चाहिए। और हेतुओं के बारे में तो कहा गया है संक्षेपात क्रिया योग निदान परिवर्जन। मतलब शॉर्ट में बताया जाए तो चिकित्सा क्या है, तो हेतुओं को बंद करना। जिस हेतुओं से व्याधि उत्पन्न हो रहा है उस हेतुओं को बंद करना मतलब ही एक चिकित्सा का प्रकार बोला गया है। तो इसलिए हमें निदान करते समय अग्नि की पोजीशन क्या है और साथ में हेतु, अभी आयुर्वेद में हेतु दो प्रकार से बताए गए हैं। एक तो होते हैं दोष प्रकोपक हेतु जो जिनके परसेंटेज ज़्यादा है, और कुछ व्याधि हेतु बोले मतलब टिपिकल हेतु से टिपिकल व्याधि होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आज हमारे मेन दो टॉपिक है। वो टॉपिक है अग्नि परीक्षा और हेतु का एनालिसिस करना, उनका कैटेगराइजेशन करना, और उन पे से हमें ढूंढना है कि कौन सा हेतु है, कौन सी लाइफस्टाइल है, कौन सा खान पान है, कौन सी दिनचर्या है जो हमें व्याधि को उत्पन्न करने में कारणीभूत हो रही है। तो आज ज़्यादा समय ना बिताते, चलो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था कुछ एक दो पॉइंट हमारे छूट गए थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो उसको पहले कवर कर लेते, फिर अग्नि परीक्षा और हेतु की तरफ हम बढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था कि पेशेंट को सवाल क्या पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, जैसे हमने उनके बारे में, दंश के बारे में, विष के बारे में, या मृत्तिका मृद भक्षण, इसके बारे में हमने पूछा था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको पेशेंट को जरूर पूछना चाहिए। तो उनमें सबसे पहले आता है कि रुग्ण हमारे पास आने के पहले उसने कोई चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया है क्या। अब ये चिकित्सा कोई भी हो सकती है, आधुनिक शास्त्र की हो सकती है, इवन आयुर्वेद की भी हो सकती है, या दूसरी किसी की हो सकती है, या उसने जाने अनजाने में दूसरी कोई मेडिसिन ली है क्या। तो जैसे हमने हमेशा आपको बोला है कि हमारा लेक्चर ये प्रैक्टिकल व्यू से है, तो इसको एक केस से समझते हैं। एक 25 साल का लड़का हमारे पास पिंपल्स के कंप्लेंट लेके आया था। तो जब हमने हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में पता चला उसको 7-8 साल से वो पिंपल्स की शिकायत थी। हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि 7-8 साल पहले तो मतलब जब पिंपल्स चालू हुए थे वो बहुत छोटे छोटे पीठिकाएँ थी और कम जगह पे, मतलब जैसे माथे पर ही थी या गालों पर ही आती थी। लेकिन पिछले 3 साल से पूरे चेहरे पर और पीठ पर वो पीठिकाएँ उत्पन्न होने लगे, उनमें से पूय मतलब पस सिक्रेशन भी हो रहा था। हमने जब उनको उनकी हिस्ट्री ली तो हमने पहला सवाल उनको पूछा कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई पाउडर या कोई सप्लीमेंट लेते हैं क्या। अब बीच में ये बॉडी बिल्डिंग का क्वेश्चन कैसे आ गया, तो उस पर्सन की हेल्थ को देख के, उनकी शरीर यष्टि को देख के हमें लगा था कि ये पर्सन जिम करता होगा। तो कहने की बात यही है कि हम जब भी पेशेंट को देखते हैं तो दर्शन, प्रश्न, स्पर्शन, इन तीनों बातों पे हमको फोकस करना चाहिए। तो बैक टू एग्जाम्पल, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जब वो 3 साल से जिम कर रहे हैं और जब वो जिम करने जाते हैं तो उसके पहले वो प्रोटीन पाउडर का एक शेक बनाते हैं, देन वो जिम के लिए जाते हैं। तो संप्राप्ति ऐसी मिली हमको उस रुग्ण में कि प्रोटीन पाउडर के वजह से विदग्धा जीर्ण जैसे लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, और साथ ही अति व्यायाम की वजह से रक्त दुष्टि हो रहे थे। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है अति व्यायाम से रक्त पित्त उत्पन्न होता है, मतलब रक्त पित्त की दुष्टि संबंधी लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इन कारणों की वजह से उनमें रक्त दुष्टि होके पिंपल्स, जो जिसे हम तारुण्य पीठिका कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई थी।
तो हमने उन पेशेंट को बोल दिया कि आपको प्रोटीन पाउडर बंद करना है और जिम को भी कम करना है, मतलब इसको कह सकते हैं हम अर्धशक्ति व्यायाम, उनको एडवाइस किया गया था। इस चिकित्सा के साथ पहले 15 दिन में ही 60 to 80% उनके पिंपल्स कम हो गए, पस फॉर्मेशन कम हो गया। कहने की बात यही है कि बहुत बार रुग्ण हमारे पास जो आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि उनको लगता है कि सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट एक कॉज नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो रुग्ण आते हैं उन रुग्णों ने पहले कोई चिकित्सा ली है क्या, इसका ध्यान हमें होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ पेशेंट मेनली जॉइंट पेन को लेकर हमारे पास जब आते हैं तो वो बताते हैं कि इससे पहले हमने फिजियोथेरेपी की थी, और जब हम फिजियोथेरेपी करते हैं तो हमें रिलीफ महसूस होता है। तो जब पेशेंट कहता है कि उन्हें फिजियोथेरेपी करने के बाद रिलीफ महसूस होता है, तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से उसको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो अगर फिजियोथेरेपी एक व्यायाम का प्रकार है, अगर वो रुग्ण व्यायाम कर रहा है और उसका पेन कम हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है व्यायाम के वजह से उनका अंशतः अग्निवर्धन हो रहा है। उस अग्निवर्धन की वजह से आम का पचन हो रहा है, और आम का पचन होने की वजह से वेदना कम हो रही है। तो अगर कोई रुग्ण हमारे पास आता है और वो कहता है फिजियोथेरेपी करने से या थोड़ा एक्सरसाइज करने से या हाथ पैर हिलाने से हमारा पेन कम हो जाता है, तो ये साम अवस्था का व्याधि है, इसमें आम की उत्पत्ति है। दीपन पाचन चिकित्सा पे मेन फोकस किया जा सकता है। तो ऐसे ही रुग्ण हमारे पास आने के पहले उन्होंने क्या क्या चिकित्साएं ली है, इसका ध्यान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते अगले सवाल बढ़ते हैं, तो कुछ बीमारियां जो ऐसी होती है जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन बीमारियों का नाम बोल देता हूँ, मीजल्स, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, जॉन्डिस या मलेरिया। सबसे पहले मीजल्स और चिकन पॉक्स के बारे में बात करते हैं। मीजल्स और चिकन पॉक्स ये जो बीमारियां है, और साथ में मलेरिया भी, ये जो बीमारियां ये रक्त धातु की सारता पे इम्पैक्ट डालने वाली होती है। और ये सारता पे इतने दिनों तक इम्पैक्ट, मतलब बचपन में हुआ मलेरिया, चिकन पॉक्स, ये एडल्ट एज तक पेशेंट को तकलीफ दे सकता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं डिस्मेनोरिया के लिए, जिसे हम कृच्छार्तव कहते हैं, उसमें से 10 में से 8 रुग्ण में चिकन पॉक्स, मलेरिया या फिर मीजल्स इसकी हिस्ट्री मिलती है। आयुर्वेद के हिसाब से चिकन पॉक्स, मीजल्स, इसके वजह से रक्त धातुगत उष्णता बढ़ी रहती है और ये रक्त की सारता को हैम्पर करती रहती है, जिसकी वजह से रक्त संबंधित विकार या फिर रक्त के, और क्योंकि रक्त इति जीव स्थिति बोला है, रक्त सभी का जीवन देने वाला एक धातु है, तो अनेक व्याधियों को उत्पन्न कर सकता है। सिर्फ चिकित्सा करते समय इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जब हम मीजल्स और चिकन पॉक्स को समझ के चिकित्सा करते हैं तो हमें रेगुलर रक्त धातुगत उष्णता ऐसी चिकित्सा करनी है। लेकिन हम जब मलेरिया की चिकित्सा करते हैं तो मलेरिया की चिकित्सा में हमको सेम रक्त धातु की सारता, रक्त प्रसादन ही करना होता है। लेकिन मलेरिया की चिकित्सा के लिए हमें एक बात याद रखनी होती है कि मलेरिया, अगर पेशेंट की हिस्ट्री में हमको मलेरिया है ऐसा मिलता है और उसके संबंध में रक्त धातु पे असर आया है ऐसे ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग जब पता चलता है, तो उस रक्त को प्राकृत करने के लिए अगत तंत्र के कल्पों का यूज करना बहुत जरूरी है। अब अगत तंत्र के कल्पों का यूज क्यों करना है? क्योंकि मलेरिया मच्छर से होता है, मच्छर एक कीट है, इसलिए कीट विष की चिकित्सा यहाँ पे बहुत ज्यादा फलदायी है। सेम बात डेंगू फीवर के लिए भी लागू होती है। उसमें अगर कीट विष की चिकित्सा दी जाए तो प्लेटलेट काउंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो हमें व्याधि के हेतुओं के स्वरूप में भी चिकित्सा के बारे में सोचना है। इसलिए हमारे पास जब रुग्ण आता है उसको चिकन पॉक्स, मीजल्स, मलेरिया ये बीमारियां पहले हो चुकी थी क्या, इसके बारे में जरूर पूछना चाहिए। उसके बाद जो अगली बीमारियां जैसे टाइफाइड और जॉन्डिस, इसके बारे में हमें पेशेंट से पूछना चाहिए। ये क्यों? ये जीर्ण व्याधि की तरह, जीर्ण ज्वर की तरह शरीर में रहते हैं, जिसके वजह से धात्वाग्नि हैम्पर हो जाती है। और फिर दूसरी बीमारी अगर बाद में डेवलप हो जाती है फ्यूचर में, तो उस बीमारी को रिकवर करने के लिए हमें समय लग सकता है। क्योंकि धात्वाग्नि पे जॉन्डिस या टाइफाइड की वजह से जो एक विषम ज्वर जैसी या जीर्ण ज्वर जैसी संप्राप्ति डेवलप हुई रहती है, तो उसकी वजह से बाकी बीमारियों में रिजल्ट मिलने में शिकायत या तकलीफ जा सकती है। इसलिए हमें पेशेंट को आपको पहले जॉन्डिस या टाइफाइड हुआ था क्या, इसके बारे में हमें जरूर पूछना चाहिए। तो ये से कुछ पॉइंट थे दोस्तों की जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं लिए थे। हमें रुग्णों को पूछना चाहिए कि पहले उन्होंने हमारे पास आने के पहले कौन सी ट्रीटमेंट ली है या नहीं ली है, इसके बारे में पूछना चाहिए। दूसरा उनसे पूछना चाहिए कि आपको टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस इनके बारे में कभी कोई शिकायत हुई थी क्या।
कुछ कुछ पेशेंट में तो इसको बार बार होते हैं, मल्टीपल टाइम मलेरिया, मल्टीपल टाइम टाइफाइड या जॉन्डिस की हिस्ट्री मिलती है। तो ऐसे समय में ज्वर से उत्पन्न संप्राप्ति ऐसा ही निदान आगे बहुत बार किया जाता है। उसके बाद आज हम हमारा मेन टॉपिक की तरफ आने वाले हैं। हमारा आज का मेन जो टॉपिक है अग्नि परीक्षा और हेतु परीक्षा, हेतु ज्ञान। तो सबसे पहले हम अग्नि परीक्षा के बारे में देखते हैं। ग्रंथों में कहा है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि, सभी बीमारियां मंद अग्नि से होने वाली है। कई बार पेशेंट हमारे सामने आता है और कहता है कि सर मुझे भूख बहुत अच्छी लगती है, दोनों टाइम में मैं बहुत अच्छा खाता हूँ। तो हमें समझ में नहीं आता है कि जब ग्रंथों में कहा है कि बीमारी जब उत्पन्न होती है तो अग्नि की दृष्टि होनी चाहिए, और ये पर्सन हमें कह रहा है कि उसे भूख अच्छी लगती है। तो ये सवाल हमारे जहन में उठने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो हमारे ग्रंथों में है। हमारे गुरुवर्य राजवैद्य समीर जमदंगी सर कहते हैं जब संहिता पढ़ते समय हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो उस सवाल का जवाब संहिता में कहीं आगे पीछे दिया होता है। इसलिए संहिता हमेशा पहले से लेकर आखिर तक ऐसी पढ़नी चाहिए, ना कि निदान स्थान की एक पढ़ लिया फिर उसकी चिकित्सा पढ़ ली। ऐसे पढ़ने से कुछ कुछ कंसेप्ट हमें समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो अभी जो हम बता रहे हैं कि ऐसे रुग्ण क्यों बोलते हैं कि उनको अग्नि अच्छी है, उनको भूख लग रही है, इसका रेफरेंस हमें मिलता है चरक शुश्रूषस्थान अध्याय 46 में। उनमें उनका श्लोक है स्वल्प यदा दोषम विबद्धम आमम लीनम न तेज पथम आवृण्णोति भक्त अजीर्ण्य तदा बुभुक्षा। इसका मतलब यह है जब दोष प्रकोप या आम उत्पत्ति अल्प प्रमाण में रहती है तो वो आम पाचक स्त्राव लाने वाले स्रोतों का अवरोध नहीं करता है। मतलब शरीर में आम तो रहता है लेकिन वो अल्प प्रमाण में रहने की वजह से वो पाचक स्त्रावों को लाने वाले स्रोतों का अवरोध नहीं करता, इसलिए थोड़े थोड़े पाचक स्त्राव आमाशय में आते रहते हैं और जिसकी वजह से रुग्णों को लगता है कि मुझे भूख लग रही है। एक्चुअली ये झूठी भूख, जिसको हम फॉल्स हंगर कह सकते हैं, इस तरह का एक पैटर्न होता है। और रुग्णों को लगता है मुझे भूख लग रही है, एक्चुअली बॉडी में तो अजीर्ण चालू रहता है और वो कंटिन्यू फिर उसके ऊपर खाते रहता है। और इसका नतीजा ये होता है, बहुत से पेशेंट कहते हैं सर हमने जिंदगी में एक गोली भी नहीं खाई लेकिन आज हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई। इसका कारण यही रहता है कि जो अजीर्ण पहले उनको हुआ रहता है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, शायद वो अज्ञान की वजह से हो या प्रज्ञापराध की वजह से हो, जो भी कोई चीज हो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और ग्रेजुअली इन द फ्यूचर फिर उनको इस संबंध में तकलीफ चालू हो जाती है। इसलिए रुग्ण के अजीर्ण की परीक्षा जो है या अग्नि की परीक्षा है, ये रुग्ण शब्द से नहीं करनी है। अग्नि ये अनुमान से परीक्षा भाव है, ना कि प्रश्न परीक्षा से। प्रश्न परीक्षा की उसमें मदद है लेकिन सिर्फ पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे भूख अच्छी लगती है मतलब उसका अग्नि अच्छा है, ऐसा नहीं है। बहुत बार हम जब पढ़ते हैं तो हमें जो जल्दी पचा लेता है वो तीक्ष्णाग्नि होता है, जब लेट पचा लेता है वो मंदाग्नि हो जाता है। तो इसके बारे में आचार्य चरक ने बहुत अच्छे से विमान स्थान में डिस्कस किया है, उसके बारे में आज देखने वाले हैं। अग्नि परीक्षा का ज्ञान होने के पहले कुछ हमारा बेस थोड़ा तैयार होना चाहिए। वो बेस क्या है? बेस सिंपल सा है कि हमें सबसे पहले पचन क्या है ये समझना चाहिए, पचन कैसे होता है, और पचन के बाद वो प्राकृत पचन है या विकृत पचन है ये समझना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अग्नि जरण शक्ति परीक्षा, जरण शक्ति पचन के हिसाब से आपकी अग्नि की परीक्षा होने वाली है। तो हमें सबसे पहले हमारा पचन कैसे हो रहा है, कैसे होता है या नॉर्मल पचन कैसे होता है ये पहले समझना चाहिए। उसी के बाद हम समझ सकते हैं कि रुग्ण की अग्नि प्राकृत है, विकृत है या जो भी उसमें चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले जब हम चरक विमान स्थान अध्याय दूसरे में जाते हैं, वहां पे आचार्य चरक जी ने बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में लिखा है कि मात्रावत भुक्त, मतलब आप योग्य मात्रा में अगर आहार खा रहे होगे तो अच्छे से पचेगा। तो अच्छे जब पचेगा तो उसमें क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। तो ये बेस है, हमको अग्नि परीक्षा के पहले जानना है, तो उसको थोड़ा समझ लीजिए आप। जब मात्रावत भोजन किया जाता है मतलब आपके अग्नि के हिसाब से, आपके प्रकृति के हिसाब से, अन्न की प्रकृति के हिसाब से, ऋतु काल से, देश काल से, सभी के हिसाब से जब आप मात्रावत आहार लेते हैं तो उसमें कुछ लक्षण देते हैं। जब मात्रावत आहार का पचन चालू हो जाता है लेने के बाद, तो सबसे पहले उन्होंने जो लक्षण बोले हैं तो उन्होंने बोला है कि उदर से ना आती गौरव, मतलब पेट बहुत ज्यादा भारी न हो जाए। थोड़ा भारी होता है क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद कफ का काल चालू हो जाता है, इसलिए थोड़ा उदर गौरव अपेक्षित रहता है, लेकिन ना आती गौरव, बहुत ज्यादा पेट भारी नहीं लगना चाहिए। हृदय से अनपरोध, मतलब खाना खाने के बाद सीने में जकड़ाहट या सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपको चलने में, बैठने में, बोलने में, गाने में
लेटने में, इन सभी चीज़ों में आपको रिलैक्स फील होना चाहिए। मतलब खाना खाने के बाद जैसे कोई पेशेंट सोते हैं और फिर उनको उठ के बैठते हैं कि उनको लगता है जैसे सांस फूल रही है, तो ये पचन विकृत होने का लक्षण है। इसी को हम थोड़ा और कुछ बातों का ऐड करते हैं तो खाना पचते समय सीने में जलन नहीं होनी चाहिए, खट्टी डकार नहीं होनी चाहिए, पेट में आधमान जैसे गैस कलेक्शन होना ये होना नहीं चाहिए। ये अगर लक्षण हो रहे हैं तो आपका अन्न जो है वो प्राकृत रीति से पच रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब अन्न प्राकृत रीति से पचता है तो उसमें पेट का, उदर का ज्यादा अति गौरव न होना, हृदय प्रदेश में सीने में जकड़ाहट महसूस ना होना, चलने में, सोने में, बात करने में, खड़े रहने में, इन सभी बातों में रिलैक्स या फिर इजीनेस फील होना। इसको हम थोड़ा सा बाकी जो चीज़ें ऐड कर देते हैं वो ड्यूरिंग डाइजेशन, सीने में जलन नहीं होनी चाहिए, पेट खट्टी डकार नहीं आनी चाहिए, पेट में जलन नहीं होनी चाहिए, पेट में गैसेस नहीं होनी चाहिए। ये अगर ऐसी तरह से चल रहा है तो हमारा पचन अच्छे से हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आचार्य चरक जी ने वहाँ पे बोली है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। विमान स्थान अध्याय 2 श्लोक नंबर 6 में इसका रेफरेंस है। ये हो गई बात ड्यूरिंग पचन की। अब पचन के बाद जो आहार का मल बोला है, मूत्र और पुरुष, मूत्र और पुरुष जिसको मल बोलते हैं, तो इस मल की उत्पत्ति पर से पचन का निदान हुआ करता है। इसलिए पचन के समय क्या सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और पचने के बाद मल और मूत्र कैसे बन रहे हैं, इस पर से हम जान सकते हैं कि पचन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए हमको मल परीक्षा और मूत्र परीक्षा करनी चाहिए। तो मल परीक्षा कैसे करनी चाहिए? अब मल परीक्षा के बहुत से आयाम है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, पेशेंट टू पेशेंट उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से क्वेश्चन बदलते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कॉमनली हम पेशेंट को पूछते हैं, जो हमें पेशेंट केस में मिलते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है, जब हम पेशेंट को क्या हम जब मल परीक्षण करते हैं तो बहुत सारा अक्सर हमेशा ये प्रश्न परीक्षा से बात की कि आपको मल प्रवृत्ति कैसी होती है, या इसी बात से हम करते हैं। लेकिन ग्रंथों में इसकी दर्शन परीक्षा भी दी है। आचार्यों ने कहा है कि मल में जैसे तिल पिष्ट निबय, मतलब तिल जैसे जिसको पीस लिया जाए, ऐसा सफेद जैसी मल प्रवृत्ति हो रही, वो कोष्ठाश्रित कामला का लक्षण है। मूत्र के संबंध में बोल दिया जाए कि आपको अलग अलग प्रकार, जैसे पित्तज में, प्रमेय में, मंजिष्ठा में एक प्रकार आ जाता है कि उसमें मंजिष्ठा के काढ़े के समान मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो ये वैद्य को देखना है। हम पैथोलॉजी के पास अगर भेज देंगे कि स्टूल और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे, तो वो कोई पैथोलॉजी हमको लिख के देने वाला नहीं है कि ये तिल पिष्ट मल प्रवृत्ति है या फिर ये पित्त मंजिष्ठा में, पित्त में जैसे कलर है, ऐसा कोई बताने वाला नहीं। इसलिए मल प्रवृत्ति और मूत्र प्रवृत्ति इसका प्रश्न परीक्षा के साथ दर्शन परीक्षण भी होना चाहिए। अभी ये सब प्रैक्टिकल बात है और मैं फेसबुक की वो स्लाइड या वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं एक्चुअली कैसे अपलोड करते हैं, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आज तो हम सिर्फ प्रश्न परीक्षा के माध्यम से जानने वाले हैं कि मल परीक्षा कैसे की जाती है। जब रुग्ण हमारे पास आता है तो सबसे पहले उससे सवाल पूछना है कि मल नियमित होता है या अनियमित होता है, मतलब रेगुलर पास होता है या फिर इरेगुलर। जैसे कुछ लोगों को रोज होता है लेकिन टाइम फिक्स नहीं रहता है, कुछ लोगों को 1 दिन बाद होता है, 2 दिन बाद होता है। ये हमको पूछना है। ये क्यों पूछना है? क्योंकि साम अवस्था में स्त्रोतरोध उत्पन्न होता है, और स्त्रोतरोध उत्पन्न होने की वजह से, मतलब स्त्रोतरोध मतलब मलावरोध, ऐसा लेके अगर पचन बराबर नहीं हुआ है, आम उत्पन्न हुआ है, तो महास्त्रोतस में अवरोध उत्पन्न करके मल प्रवृत्ति को डिस्टर्ब कर सकता है, उसकी जो प्रवृत्ति है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए रुग्ण अगर कहता है कि मुझे इरेगुलर टाइम पे मोशन होती है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो ये पचन ठीक ना होने के लक्षण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आम उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से स्त्रोतरोध हो रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले पूछना है कि आपको मल प्रवृत्ति रेगुलर होती है या नहीं होती है। उसके बाद हमें मल प्रवृत्ति के बारे में पूछना है कि मल प्रवृत्ति स्टिकी होती है क्या, स्त्यान होती है क्या। तो स्टिकी स्त्यान मतलब क्या? मैंने इससे पहले बोला है कि बहुत सी बातें प्रैक्टिकल होती है, पेशेंट के सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये हमें सीखना पड़ता है बहुत बार। तो पेशेंट को पूछना है हमको, जब आप स्टूल पास करते हैं, जब टॉयलेट सीट पे आप स्टूल रहता है, तो एक पानी एक फ्लश में वो बह जाता है, उसको बार बार फ्लश करना पड़ता है। अगर बार बार फ्लश करना पड़ता है, ऐसा पेशेंट अगर जवाब देता है, तो उनके मल में स्त्यान गुण की वृद्धि हुई है, और ये स्त्यान गुण आम की वजह से हो सकता है। इसलिए हम स्टिकी स्टूल पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्सन का पचन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। समझे आप लोग? तो हमें पूछना है कि मल प्रवृत्ति
स्टिकी या फिर स्टैन उत्पन्न, स्टैन तो वर्ड वो शायद ना समझ पाए, तो उनको स्टिकी वर्ड या चिपचिपा ऐसे बोल सकते हैं। तो चिपचिपा पेशेंट को नहीं समझता, तो ये एग्जांपल या ये क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि टॉयलेट सीट पर पास करने के बाद बार बार पानी फ्लश करना पड़ता है क्या, या एक फ्लश में बच जाता है, एक फ्लश में बच जाता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बार बार पानी डालना पड़ रहा है तो इट मीन्स वो मल में स्टैन गुण की उत्पत्ति हुई है, जो एक आम के कारण हो सकती है। उसके बाद हमको पेशेंट को बनना है कि मल प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा दुर्गंध होता है क्या। कुछ दुर्गंध मल प्रवृत्ति में रहता ही है, लेकिन पेशेंट को खुद को रियलाइज हो कि हाँ मेरी मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा दुर्गंधित है, एक रिकॉग्नाइज करने वाला सिम्टम्स है। तो पेशेंट को पूछना है कि मल प्रवृत्ति दुर्गंधित होती है क्या। अगर पेशेंट उसमें बोलता है कि हाँ मल प्रवृत्ति दुर्गंधित होती है, तो ये भी अपचन का लक्षण है, क्योंकि आम भी दुर्गंधित स्वरूप का रहता है। इसलिए दुर्गंधित मल प्रवृत्ति होना मतलब पचन प्रॉपर नहीं हुआ, इसकी वजह से आम उत्पन्न हुआ और उसके वजह से मल प्रवृत्ति दुर्गंधित हुई, ऐसा हमको इसका मीनिंग लेना चाहिए। उसके बाद एक बहुत कॉमन कंप्लेंट रहती है, मल प्रवृत्ति करने के बाद पेट हल्का लगता है या नहीं लगता है। बहुत से पेशेंट ऐसे कहते हैं कि सर मोशन को तो जाते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन लगता है, ऐसे लगता है कि पेट अभी भी भरा हुआ है। तो ये भी लक्षण आम की वजह से उत्पन्न होता है। इसलिए अगर कोई पेशेंट कहता है कि मल प्रवृत्ति हो रही है लेकिन वो पेट खाली नहीं हो रहा है अच्छे से, तो ये आम की वजह से हो सकता है। इस पर से हमें एक आइडिया आ जाती है कि पेशेंट में आम उत्पत्ति हो रही है, पेशेंट का पचन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अभी कैसे है, इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जो हमें मल प्रवृत्ति से जानी जा सकती है। जैसे प्रवाहिका करके एक बीमारी, उसमें क्या है, प्रवाहन मतलब जोर लगा, पेशेंट को जोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। ये भी हम सवाल पूछते हैं, लेकिन ये टिपिकली डिसीज की तरफ जाने वाला डायग्नोस है। जैसे हमने देखा कि अर्श परिकर्तिका, जिसे फिशर भी कहते हैं, या फिर अधोग्रक्त, इसमें मल के साथ या मल के पहले या बाद में खून बहता है। तो ये भी लक्षण हमको पेशेंट के हिसाब से पूछने पड़ते हैं। बहुत बार पेशेंट जो क्वेश्चन रहते हैं वो पेशेंट की बीमारी के इर्द गिर्द होने चाहिए, उनको उसके आसपास होनी चाहिए। इसके लिए हमको दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक गुरु सानिध्य और दूसरा है हमारे संहिताओं का पठन और मनन करना। तो ये सब बातें मल परीक्षा के लिए हमको पेशेंट को पूछना है, मल प्रवृत्ति रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही, वो स्टिकी मतलब स्टैन मल प्रवृत्ति हो रही है क्या, उसके साथ उसमें दुर्गंध है क्या, फॉल स्मेल ज्यादा है क्या, या उसके साथ पेशेंट को लग रहा है आफ्टर मल प्रवृत्ति के बाद उनको पेट अभी भी भरा है, अभी भी सेटिस्फैक्शन लग रहा है, ये लक्षण है क्या। ये लक्षण अगर पेशेंट में उत्पन्न है, ये सभी लक्षण हो या इनमें से एक भी हो, तो भी रुग्ण का पचन प्रॉपर नहीं हुआ है, इसका हमें अनुमान हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मूत्र परीक्षा के लिए। जैसे हमने पहले बोला आहार का मल, ये पुरुष और मूत्र दोनों बोला है, इसलिए आहार का पचन प्रॉपर हुआ है या नहीं, हम जैसे मल से जाना जा सकता है वैसे मूत्र से भी जाना जा सकता है। तो मूत्र परीक्षा में सेम क्वेश्चन हमारा पहले आ जाता है कि मूत्र की फ्रीक्वेंसी कितने बार, आप कितने बार पेशाब के लिए जाते हैं। बहुत से लोग, अब कुछ लोग तो अंदाजे बोल देते हैं कि 3-4 बार 4-5 बार, तो ये ठीक है, मतलब पेशेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि इस पर कोई विकृति नहीं होगी। लेकिन कुछ बार पेशेंट उसको रिकग्नाइजली बोलता है कि नहीं मुझको 10 बार जाना पड़ता है, मैं बहुत बार जाता हूँ, हर आधे घंटे में जाता हूँ, पानी पीता और पेशाब को चला जाता हूँ। तो ये बात हमको फोकस करनी चाहिए, एक हमारे लिए लक्षण हो सकता है किसी बीमारी को बीमारी का ज्ञान करने के लिए। तो हमें मूत्र पर से बहुत बार एक पेशेंट टिपिकल कंप्लेंट करके आता है कि बहुमूत्रता मतलब बार बार पेशाब होना। हमारे जहन में एक बात बच चुकी है, बार बार मूत्र प्रवृत्ति या मतलब वो डायबिटीज है। फिर डायबिटीज मतलब आयुर्वेद ने प्रमेय बोल दिया और प्रमेय की चिकित्सा करते रहो, ऐसा नहीं है। बहुत सी बीमारी है जिसे मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा बोली गई है, बहुत सी बीमारी ऐसे। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूँ, ज्वर के आम ज्वर के लक्षण में बहुमूत्रता है। जब आम उत्पन्न होता है और नव ज्वर रहता है उस दौरान बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती है, ये लक्षण बोला गया है। एक केस डिस्कस करते हैं इसमें। एक हमारे पास 55 ईयर्स एक ओल्ड पेशेंट थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, और उनको जब हमारे पास चेकिंग के लिए आए तो उन्होंने बोला कि उनको 1 साल से बहुमूत्रता है, मतलब बार बार पेशाब हो रही है। पेशाब कितने हो रही है, तो दिन भर में कम से कम 15 से 20 बार जाना पड़ता है और रात को 3 से 4 बार उठना पड़ता है। उन्होंने डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस और प्रोस्टेट के लिए बाकी सब जांच कर ली थी और सभी नॉर्मल आ रही थी और कुछ आराम नहीं हो रहा था। फिर हमारे पास आए तो हमने जब आयुर्वेदिक पद्धति से निदान किया तो उनके जो खान पान का था या फिर बैठे काम रहना या
बार बार फ्रिक्वेंटली अन्न पदार्थ खाना, मीठे पदार्थ का ज़्यादा सेवन करना, इस पर से हमने उनको आम अजीर्ण जन्य बहुमूत्रता ऐसे निदान किया। आम अजीर्ण जन्य बहुमूत्रता, उस रुग्ण को हमने कुछ लाइफस्टाइल में बता दिया कैसे करना है। रुक्षण चिकित्सा मतलब दीपन पाचन चिकित्सा ये उनको इम्प्लाई कर दिया। पहले ही 15 दिन में रुग्ण का जो रात को उठना 3-4 बार था वो बंद हो गया। अब उसको रात को उठना नहीं पड़ता था। जो 15 से 20 बार मॉर्निंग में थे वो 8 से 10 बार 10 टाइम पे आ गए। 2 से 3 महीने में उनका यूरिन नॉर्मल होने लगा है और उनकी चिकित्सा बंद करके पूर्ण उपशय प्राप्त हुआ। फिर से कहने की बात है कि आयुर्वेद के हिसाब से निदान करना है। सिर्फ एक, और मैंने इससे पहले भी आपको पिछले लेक्चर में कहा था, एक सिम्टम पर से कभी डायग्नोसिस नहीं होता है। आपने एक सिम्टम्स देख लिया और ये डायग्नोसिस होगा, ऐसे कभी नहीं होने वाला। मतलब जैसे बहुत बार पेशेंट को लगता है, ये पेशेंट की एक धारणा होती है, संडास की जगह से अगर एनल रीजन से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो पाइल्स ही होगा। बस वो हमेशा पेशेंट होती है, सर मेरे को पाइल्स की शिकायत हो गई, खून बह रहा है। तो हमें जानना पड़ता है, हमें देखना, दर्शन परीक्षा, प्रश्न परीक्षा से देखना पड़ता है कि वो सच में सिर्फ पाइल्स है या और दूसरा कारण है। तो इसलिए निदान आयुर्वेदिक पद्धति से सभी बातों को पूर्व रूप हेतु और संप्राप्ति, उपशय, अनुपशय, इन सभी का ज्ञान करके डायग्नोस होना चाहिए। उसके बाद हम जब अगले सवाल पे जाते हैं मूत्र की संबंध में, तो मूत्र को फिर से बदबू आती है क्या, मूत्र में दुर्गंध आती है क्या, ये भी एक सामता का लक्षण है। अगर बहुत से फीमेल्स में ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती है, वो कहती है कि हमारे पेशाब को स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। हमने आधुनिक शास्त्र की चिकित्सा ली, उनका कहने का मतलब ये है कि आपको लोकल इन्फेक्शन हो गया है, वजाइनल रीजन में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर ब्लैडर संबंधी इन्फेक्शन है, ऐसा उनका कहने का होता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जिन स्त्रियों में आम उत्पन्न होता है उनके मूत्र को दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है। ये इसलिए हमको मूत्र के संबंधित दुर्गंध के बारे में पूछना है। नेक्स्ट हम पूछते हैं कि मूत्र में दाह होता है क्या। अगर मूत्र में दाह हो रहा है तो ये साम पित्त का लक्षण बहुत बार करके मिल जाता है। तो इसलिए हमें मूत्र के प्रवृत्ति के बारे में, मूत्र के दुर्गंध के बारे में, या मूत्र में दाह है क्या, उसमें जलन हो रही है क्या। अक्सर हमने अनेक पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको रिकरेंट यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, और उनको हर बार वो कुछ ना कुछ आधुनिक शास्त्र की कुछ दवाई लेते रहते हैं और उनको कंटिन्यू होते रहता है। फिर उनको कहा जाता है आप भरपूर पानी पीजिए, आप पानी कम पी रहे हैं, इसकी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद ये नहीं कहता, क्योंकि आपको पता है इन्फेक्शन में आपको यूरिन कल्चर में वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो होने वाला है, दिखने वाला है, वो तो हो ही रहा है। तो फिर हम ये नहीं कहते आप इन्फेक्शन नहीं है, हम कहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार आपकी दिनचर्या में ऐसी कोई भी बातें हो रही है जिसके वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के लिए फेवरेबल कंडीशन डेवलप हो रही है। और बहुत बार ये ऐसी कंडीशन अजीर्ण से, आम उत्पत्ति से उत्पन्न होती है। तो जिनको रिकरेंस यूटीआई है उस पेशेंट के लिए अगर आप दिनचर्या और दीपन पाचन या एक खान पान के परहेज बता दे तो उनमें बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिल जाता है। इसके लिए मैं और आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक 22 साल की फीमेल स्टूडेंट एक स्टूडेंट थी, हमारे पास आई। उनका कहना था कि सर मुझे मतलब अभी तक मैंने कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं ली है, पहली बार ले रहे हैं, तो मुझे बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते रहता है। तो मैंने बहुत बार उसकी चिकित्सा की है और उसके लिए मुझे बहुत उसका यूरिन कल्चर भी किया है, एंटीबायोटिक ये सब चेंज करती रही, लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा, और ये कम से कम 2 साल से भी शिकायत हो रही है। तो हमने जब उनकी हिस्ट्री ली तो फिर हमने मूत्र प्रवृत्ति के बारे में पूछा कि आपको मूत्र प्रवृत्ति कितने बार होती है। तो उसने कहा सर मैं कॉलेज में 10-11 बजे जाती हूँ और 5 बजे, इस दरमियान तो मुझे मूत्र प्रवृत्ति नहीं होती। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे, 10 से 5 के बीच में क्यों नहीं मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो उन्होंने एक बहुत ही खास जवाब दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने पेशेंट हम देखेंगे उतने हमको उसके अलग अलग हेतु मिलेंगे। उन्होंने कहा सर हमारे कॉलेज के टॉयलेट इतने गंदे हैं कि मैं उसको यूज नहीं कर पाती, इसलिए मैं सुबह 10 से लेकर 5 के बीच में जब कॉलेज में रहती हूँ तो मैं यूरिन के लिए टॉयलेट के लिए जाती नहीं। ये मूत्र वेग धारण का एक कारण बन गया, मूत्र वेग धारण। इसलिए मूत्र वेग धारण की वजह से मूत्र के व्याधि उत्पन्न हो गए, ऐसा उसमें निदान किया गया। और उसको कहा गया अगर आपको लगता हो तो हम आपके कॉलेज के जो भी ऑथोरिटी उनको लेटर देखेंगे कि इनको स्टाफ का टॉयलेट इस्तेमाल करने दीजिए, लेकिन इनको टॉयलेट इस्तेमाल करने दीजिए, ताकि क्योंकि जब तक हेतु परिवर्जन निदान बंद नहीं करेंगे तब तक व्याधि खत्म नहीं होने वाला है। और उस पेशेंट की जो 2 साल की शिकायत थी
वो 1.5 महीने में पूरी तरह निकल गई एंड नाउ शी इज फिट एंड फाइन। अभी बाद में उसके कभी उसकी कंप्लेंट नहीं आई कि सर मुझे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है करके। तो इतना महत्व आयुर्वेद में किसी व्याधि उत्पत्ति के हेतुओं को दिया गया है। तो इसलिए हमको हमेशा मूत्र के बारे में ये 2-4 चीजें पूछनी चाहिए। तो अभी हमने देख लिया, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमें अग्नि परीक्षा करनी है। अग्नि परीक्षा के लिए हमें सबसे पहले पचन क्या है, प्रॉपर पचन क्या है ये समझना चाहिए, और पचन हुआ है या नहीं ये समझने के लिए मल और मूत्र जानना चाहिए। तो पचन कैसे हुआ है हमने देख लिया, शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं कि पेट में बहुत ज्यादा गुरुता भारीपन ना हो, सीने में जकड़ाहट ना हो, चलने में, फिरने में, बैठने में, हंसने में आपको फ्री फील हो, इजी आप सब चीजें कर पाए। दूसरा, इसको हम बाकी ग्रंथों के, ये जो ग्रंथों में दिया इसको थोड़ा ऐड ऑन कर देते हैं कि ड्यूरिंग डाइजेशन आपको सीने में जलन नहीं होनी चाहिए, खट्टे डकार नहीं आनी चाहिए, पेट में जलन नहीं होनी चाहिए, पेट में गैसेस नहीं होनी चाहिए, या और कोई अनइजीनेस नहीं होना चाहिए। ये हो गया ड्यूरिंग डाइजेशन होने वाले सिम्टम। और मल और मूत्र के बारे में देखा, मल में हमको देखना है कि उसमें उसको दुर्गंध कैसे, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे, उसमें चिपचिपापन या स्त्यांता है क्या, या मल प्रवृत्ति के बाद सेटिस्फेक्शन फील होता है क्या। मूत्र में हमने देखा, फ्रीक्वेंसी हमने देखी, उसमें हमने दाह देखा, उसमें दुर्गंध देखा। इन 3 बातों का हमको बैकग्राउंड बना लेने का। इस बैकग्राउंड को बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि आचार्य चरक जी को तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि या फिर समाग्नि के बारे में क्या कहना है। तो तीक्ष्णाग्नि के बारे में आचार्य जी कहते हैं सर्व अपचार सहा, मतलब जो अग्नि सर्व अपचार को सहन करती है उसको तीक्ष्णाग्नि कहा जाता है। अब अपचार मतलब क्या? अपचार मतलब आपके खान पान के तौर तरीके, आपके खान पान के पदार्थ हो सकते हैं, आप खान पान की किस तरह से खा रहे हैं, इससे भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, भूख नहीं लगी है फिर भी खाना खा रहे हैं, भूख जितनी लगी उससे ज्यादा खाना खा रहे हैं, हेवी पदार्थ खा रहे हैं, पहले खा चुके फिर से खा रहे हैं। इन सभी को अगर मिला जाए, सभी उपचार करने के बाद भी उनको ड्यूरिंग पचन कोई भी सिम्टम डेवलप नहीं होते, जो हमने पहले डिस्कस किए थे। उनका मल भी प्राकृत उत्पन्न होता है, उनका मूत्र भी प्राकृत उत्पन्न होता है। ऐसे पर्सन को तीक्ष्णाग्नि कहा गया है। मेरी बात को समझ गया? जो कुछ भी उपचार करे, उपचार के बाद ना पचन में कोई शिकायत होती है, ना मल में कोई विकृति उत्पन्न होती है, ना मूत्र में कोई विकृति उत्पन्न होती है। दिस इज कॉल्ड एज तीक्ष्णाग्नि। देन व्हाट इज मंदाग्नि? मंदाग्नि में क्या है? तद विपरीत लक्षणास्तु, मतलब जो तीक्ष्णाग्नि के विपरीत लक्षण है वो मंदाग्नि के लक्षण है। इसका मतलब क्या है कि मंदाग्नि वो होती है जो थोड़ा सा भी अगर हितकर भी खा लिया, मैं रिपीट कर रहा हूं, हितकर पदार्थ भी खा ले तो भी उसको शिकायत होती है। अक्सर पेशेंट हमको मिलते हैं, सर मैं घर का ही खाता हूँ, घर पे दाल रोटी या दाल चावल खा रहा हूँ फिर भी पछता नहीं है। दे आर द टिपिकल केस ऑफ मंदाग्नि। वो अग्नि जो हितकर पथ्यकर आहार को भी नहीं पचा सकती है उसे मंदाग्नि कहा जाता है। ये बात बहुत ज्यादा, और यही व्याधि उत्पत्ति करने वाली है, इसी पे हमको फोकस करना है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों का आप घर पे भी कुछ अच्छी पथ्य खाने दो, उनको शिकायत होने ही वाली है। चाहे वो विधि से खाए, लघु आहार खाए या कुछ भी खाए, उनको शिकायत होती है। दिस इज द आइडियल साइन ऑफ मंदाग्नि। उसके बाद समाग्नि के बारे में आचार्य कहते हैं अपचार तो विकृतम आपाद्यते, अनपचारात प्राकृतम अवतिष्ठते। मतलब क्या? अपचार करने पर विकृति उत्पन्न हो जाती है। अगर आप अनपचार मतलब पथ्य से आहार करते हो तो फिर कोई शिकायत नहीं होती। ये समाग्नि की खासियत है। समाग्नि क्या कहती है कि अगर आप कुछ गड़बड़ कर लो खाने में, टाइम मिस कर दो, 1 रोटी की बजाय 2 रोटी कर दो, या फिर पदार्थ चेंज कर दो, आपको तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी? पचन के संबंध में जो लक्षण है उसमें से कोई लक्षण डेवलप होगा, या फिर मल में कोई सिम्टम डेवलप होगा, या मूत्र में होगा, या फिर तीनों में होगा। तीनों में कोई सिम्टम डेवलप हो सकता है। तो ये समाग्नि का लक्षण है। ये पेशेंट अक्सर हमको कहते मिलते हैं, सर जब घर का खाता हूं तो कुछ शिकायत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर का खाना खा लिया मुझे शिकायत चालू हो जाती है। तो ये जो पेशेंट रहते हैं दे आर द टिपिकल समाग्नि। अब इसके लिए उनको हमेशा बोलना पड़ता है कि बाहर के पदार्थ नहीं खाना है, घर पे पथ्यकर पदार्थ के स्वरूप में आपको अन्न ग्रहण करना है। ये सब बातें समाग्नि में आती। अब आती विषमाग्नि की तरफ। विषमाग्नि के उन्होंने बोला है समविपरीत लक्षणस्तु विषमाः,
मतलब समाग्नि के जो लक्षण है उसके विपरीत लक्षण जो होते हैं वो होते हैं विषमाग्नि के। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है, जैसे अगर कोई अपत्य खा लिया जाए तो उससे कभी कभी शिकायत होती है, मतलब अजीर्ण हो सकता है, मल विकृत हो सकता है, मूत्र विकृत हो सकता है। फिर से सुनिए, अगर अपत्य कर कोई पदार्थ खा लिया जाए तो अजीर्ण हो सकता है, मूत्र संबंधी विकृति हो सकती है, या मल संबंधी विकृति हो सकती है, तीनों हो सकता है। कभी कभी अपत्य खाने पर भी ना अजीर्ण होता है, ना मल में कोई विकृति होती है, ना मूत्र में होती है। मतलब ये विषमाग्नि खासियत है, कभी कभी अपत्य को इजीली पचा देती है और कभी कभी अपत्य को पचाती नहीं है। ये विषमाग्नि का एक्चुअली डेफिनेशन है। तो ये सभी बातें, मतलब तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि, समाग्नि, इनका ज्ञान होने के लिए हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। वो बैकग्राउंड है डाइजेशन का, आयुर्वेदिक हिसाब से पचन का, और मल और मूत्र की प्रवृत्ति का। इसके बाद ही इनकी एक्चुअल व्याख्या को हम समझ सकते हैं। इसका आचार्य चरक जी ने अध्याय 6 में बहुत सुंदर इससे वर्णन किया है। आप मूल ग्रंथ में उसका रेफरेंस देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अग्नि परीक्षण के बारे में, अग्नि को कैसे बनाए, यह प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसी तरह से हमें अग्नि की तरफ पहुंचना है और इसी तरह से हमने अग्नि को जानना है, यह हमें करना चाहिए। उसके बाद हम अभी आगे बढ़ते हैं हेतुओं के बारे में। जब हमने पहले आपको कहा था कि हेतुओं के बारे में जब कहते कि संक्षेपात क्रियायोग निदान परिवर्जन, मतलब हेतु जिस कारण से बीमारी डेवलप हो रही है उस कारण को अगर बंद कर दिया, ये चिकित्सा का एक पार्ट आयुर्वेद में बोला। इसलिए हेतुओं पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर ऐसे हो जाता है कि हम जब देखते हैं कि पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जा रही है लेकिन आराम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हमारा हेतुओं पर का होल्ड थोड़ा कहीं कमजोर होता है, या फिर हमने जो हेतु बोले हैं जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, जिसको हम पथ्य कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वो कहते भी रुग्ण फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे उस संबंध में हो सकता है। तो हेतु के बारे में, ये हेतु वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? बहुत बार कुछ लोग कहते हैं सर वैसे तो मैं कुछ खाता नहीं हूं, लेकिन कभी दोस्तों के साथ अगर बाहर मैंने हफ्ते में एक बार चाय पी ली तो 2 बिस्किट खा लेते हो। तो हमें लगता है 2 बिस्किट खाना हेतु हो सकता है क्या? कभी कहता है सर मैं तो वैसे घर पे ही खाता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार कभी बाहर जाके पिज्जा, बर्गर, बड़ा पाव ये खा लेता हूँ। हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यार ये एक हफ्ते में एक बार बड़ा पाव खाना, हफ्ते में एक बार पिज्जा, बर्गर खाना हेतु हो सकता है। लोग कहते हैं सर हम मंथली एक बार सिर्फ आउटसाइड जाते, मतलब हॉटलिंग करते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि बाहर एक बार खा रहा है, ये जिस व्याधि के लिए हमारे पास आया है उस रुग्ण के लिए हेतु है कि नहीं। तो इन सभी बातों का जवाब आज हमको मिलने वाला है कि कभी कभी 2 बिस्किट खाना, हफ्ते में एक बार नाश्ता करना, या महीने में एक बार हॉटलिंग करना, ये हेतु है क्या, ये व्याधि के लिए उत्पत्ति कर है क्या, इसका जवाब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब विहार संबंधी हेतु। अब जब विहार संबंधी हेतु हम लेते हैं तो इसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इन तीनों का अंतर्भाव इसमें किया जाता है। तो इसको कैसे जाना जाए? तो इसके लिए हमें पेशेंट को जब मॉर्निंग में वो नींद से उठता है, नींद से उठने से लेकर